तो यूएन जाते हैं और वहां पे एक सीज फायर वहां भी डिक्लेयर होता है। उसके मेजर पार्ट्स थे। पहला वन था कि कंप्लीट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। दूसरा था कि पुल बैक ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, जो फोर्सेस उनकी आई थी दे वेर आस्क्ड टू पुल बैक। और थर्ड था कि पॉपुलर वोट लिया जाएगा। क्योंकि पार्ट 2 हुआ नहीं, इसलिए पार्ट 3 उसके बाद हुआ नहीं। इसको लेके वो प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट बोलते हैं। देयर इज नो मेंशन इन द यूएन एग्रीमेंट अबाउट एनीथिंग पर्टेनिंग टू प्लेबिसाइट। दे कॉल फॉर पॉपुलर विल, जैसा विल होगा। बट क्योंकि पार्ट 2 हुआ नहीं, पाकिस्तानी आर्मी जहां आ चुकी थी वहां से वापस गई नहीं, भारतीय आर्मी जहां पे थी वो रुक गई, वो बात वहीं की वहीं हो गई। आर्टिकल 370 आता है, वो स्टोरी सबको पता है। जिन्ना का एक और, अब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। वेयर ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम, आई एम गेटिंग टू दैट ओनली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस अ वेरी फेमस स्पीच ऑन द 11th of August 1947. दिस इज द स्पीच विच when one very senior leader, वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने इसको कोट करके मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया और उनका उसके बाद से करियर डाउनहिल ही हो गया। सो आई विल नॉट डू दैट थिंग बिकॉज वो फ्रॉड था वो सारा। तो क्या कहा उन्होंने जिन्ना ने? यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of this state. कोई भी पूजा पद्धति आप अपनाइए, हमारा गवर्नेंस से इससे कोई वास्ता नहीं है। ये जिन्ना की स्पीच थी। पीपल वेर वेरी एंथुजियास्टिक। आज भी उनके डिफेंडर्स इस स्पीच कोट करते हैं। बट विद इन 2 years लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं इन द पाकिस्तानी पार्लियामेंट, which says that democracy, freedom, equality and social justice as enunciated by Islam. That was the birth of the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान से Islamic Republic of Pakistan हो गया। That freedom was gone. Things move forward, fast forward। 10 साल में पहला कू होता है 1958। जनरल अयूब खान पहले प्रेसिडेंट बनते हैं मार्शल लॉ के थ्रू। फिर इंडस वाटर ट्रीटी होती 1960 में। आयरॉनिकली ये ट्रीटी साइन इसलिए हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस रहेगी। हमारे लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम उनको पानी दे देंगे तो वो खुश रहेंगे, शांति रखेंगे। जगुलर वेन का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। 2 रिवर्स हैं, देयर आर दो स्ट्रीम है इंडस वाटर बेसिन में। ईस्टर्न रिवर्स सतलज, ब्यास और रावी, और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब। वेस्टर्न जो रिवर्स हैं उनका पानी पाकिस्तान को जाना है पूरा, इंडस, झेलम और चेनाब का। और ईस्टर्न रिवर्स का पानी हिंदुस्तान को आना है। इन ईस्टर्न रिवर्स जो है दे कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस वाटर बेसिन का 20% ईस्टर्न रिवर्स में है। टू गेट द करेक्ट पर्सपेक्टिव लगेगा 50-50, 50-50 नहीं है, 80-20 है। 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स में है, 20% ईस्टर्न रिवर्स में है। एंड विच इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, India till very recently was not using its share of the Indus Water Treaty. That is a fact. जो शेयर था हम उसको भी छोड़ दे रहे थे और पाकिस्तान में बहने दे रहे थे। अभी 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसी बात को रेज किया था, जिसको लेके आजकल तो टीवी है 24 घंटे कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज। बट बहुत रेलिवेंट पॉइंट कि कश्मीर सूख रहा था, हम पानी पाकिस्तान के पंजाब को दे रहे थे। ये नैरेटिव चल रहा था इंडस वाटर ट्रीटी का, ये फैक्ट था। पानी भी दे दिया 1965 में। अयूब खान को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। उनको किसी ने समझा दिया, उनके एडवाइजर्स ने, कि कश्मीर में लोग बड़े रेस्टिव हैं, बहुत अशांत हैं। अगर आप अटैक करेंगे तो कश्मीरी विद्रोह करेंगे, हथियार लेके आपके सामने साथ खड़े हो जाएंगे। दैट वॉज द बर्थ ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जिब्राल्टर वो ऑपरेशन था कि उन्होंने स्पेशल फोर्सेस अपने कमांडोज को पैरा ट्रूप करवाया पाकिस्तान में। रातों रात हुए, हजारों की संख्या में थे। और आइडिया थी कि वो लोगों में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, कश्मीरी उनके साथ आएंगे और एक विद्रोह होगा जिसमें भारत को हटना पड़ेगा। उनके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं थी। कश्मीरियों ने ही उनको पकड़ पकड़ के इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया। अब जब सारी बात खुल गई तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम आता है, एक आर्मर्ड थ्रस्ट कि इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, जो भी मैक्सिमम हम थ्रस्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुल नहीं हुए, ऑल्दो वो अभी भी 6 सितंबर को क्लेम करते हैं विक्ट्री डे। कुछ भी जीते नहीं। इनफैक्ट भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे पे थे। एक बहुत बड़ी फोटो, अच्छी फोटो भी है,
जो इंडियन आर्मी लाहौर का जो पुलिस स्टेशन या डीएम का ऑफिस उसके सामने खड़ी है। फिर आगे बढ़ती है 1971, द टू नेशन थ्योरी, इस्लाम जोड़ता है, इस्लाम देश को बनाएगा, वो टू नेशन थ्योरी हो गई थ्री नेशन थ्योरी। बंगाली मुस्लिम्स रिफ्यूज्ड टू लिव अंडर द पंजाबी मुस्लिम्स, उन्होंने कहा मजहब से कुछ नहीं होता है, हमको गवर्नेंस चाहिए, हमें हमारे राइट चाहिए। इस्लाम तो हम अपने मस्जिद में पूरा करके आ जाते हैं, उसके आगे रोजी रोटी, पेट कहां से भरेगा, रोजी नहीं तो रोजा नहीं, सीधी सी बात थी। वहां विद्रोह होता है, लेकिन मिस गवर्नेंस का पूरा हाल, ऑपरेशन, एक वहां साइक्लोन आता है ऑपरेशन भोला 1970 में, 4 से 5 लाख लोग उसमें मरते हैं। याहिया खान जो वहां का प्रेसिडेंट है वो जाता है थोड़ी देर के लिए और चला आता है वापस, तब तक अयूब खान जा चुके थे। और मैसिव मिसमैनेजमेंट था जो बेसिकली यूएस ने उनको संभाला था जाकर के। वहां से विद्रोह की चीज शुरू होती है, लैंग्वेज को लेके पहले से थी। 1970 में एक इलेक्शंस होते हैं जो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की वो इलेक्शन मैसिवली जीतती है। वेस्टर्न पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जीतते हैं। नंबर ईस्ट में ज्यादा है, तो प्राइम मिनिस्टर बनना था मुजीबुर रहमान को। पंजाबी मुसलमान को ये पसंद नहीं था, पंजाबी पॉलिटिशियन को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कहा वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन। ऑपरेशन सर्च लाइट आता है, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को खोजा जाता है, ढाका यूनिवर्सिटी से खींच खींच के गोली मारी जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट आई बिलीव इट्स 23 मार्च। शायद ढाका यूनिवर्सिटी में उतना खून जितना बहा उतने दुनिया में एक साथ खून बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी आर्मी ने हर स्टूडेंट को खींच करके गोली मारी, जो हॉस्टल में थे, लड़के थे, लड़कियां थे। रेप, प्लंडर, क्या नहीं हुआ ऑपरेशन में, but that failed 1971. Everybody is aware of it, I will not go into it. 1972, what we won on the battlefield we lost on the diplomacy field. शिमला अकॉर्ड होता है, बायलैटरल रहेगा हमारे पास, बायलैटरल रहेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एलओसी वहीं से आता है, एलओसी शब्द का ओरिजिन शिमला अकॉर्ड है। बायलैटरल रहेगा एंड नो इंटरनल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अदर कंट्रीज. Pakistan has recently withdrawn from that accord, but in my opinion, it never respected the accord. There was no accord as such. खाली कागज पे था, उसके आगे कुछ भी नहीं था. पाकिस्तान withdraws. तेजी से चीजें चलती हैं. जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने कहा था कि the Pakistan will build an atomic bomb, even if it has to survive on grass. He said we will eat grass, but we will build an atomic bomb. फिर ही claimed in the United Nations that Pakistan will fight for 1,000 years. ये जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था 71 में, उसके एक दिन पहले जिन्ना ने सारा वो कागज थे कुछ पीस के फाड़े और कहा वी विल फाइट फॉर 1,000 years. आप लोगों ने भी सुना होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं दैट दिस हैज बीन गोइंग ओवर 1,000 years. अब मे बी वो भुट्टो की स्पीच से वो कुछ कंफ्यूज कर गए हैं, वो उन्होंने कहा 1,000 years. जुल्फिकार अली भुट्टो वाज हैंग्ड इन 1976. किसने हैंग किया? जिसको उन्होंने बनाया था चीफ आर्मी का, कई लोगों को सुपरसीड करके जनरल जियाउल हक। पाकिस्तान का असली इस्लामीकरण जियाउल हक ने शुरू किया। बहुत डिटेल उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। शरिया कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट को सस्पेंड कर दिया, शरिया कोर्ट के लॉ रहे वहां पे, बहुत कुछ है। लेकिन जो मेजर जो इंडिया को इफेक्ट करता है वो इनका इंटरनल मैटर है, उस पर बोलना जरूरी नहीं। जो इंडिया को इफेक्ट करता है, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का मोटो बदला। तब तक मोटो था फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी विद अ प्रोफेशनल मोटो, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बदल के क्या हुआ? इमाम, तकवा, जिहाद फिल सिबिल्लाह, फेथ, पाइटी, होली वे वॉर इन द नेम ऑफ गॉड। यहां से पाकिस्तानी आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ दी जीन्स ऑफ जिहाद। जिहाद के खिलाफ, भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत क्लियर मोटो है, वो जानती है पाकिस्तानी आर्मी, एंड दिस आई एम नॉट एनालाइजिंग, ये पाकिस्तानी आर्मी का ऑन रिकॉर्ड है, विच हैज बीन कोटेड बाय क्रिस्टीन फेयर करके राइटर हैं। इट्स वंडरफुल बुक, फाइटिंग टू द एंड। जिसको भी इंटरेस्ट हो इस इश्यू में तो जरूर पढ़िएगा। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी आर्मी को समझने की उससे अच्छी पुस्तक नहीं है। वो साइट करती है उनके जर्नल्स को, जहां वो कहते हैं
पाकिस्तान नोज इट कैन नेवर डिफीट इंडिया, बैटलफील्ड में कोई चांस नहीं है दूर दूर तक, पर वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से अगर लड़ लेते हैं वही हमारी जीत है। सो आप कॉन्सेप्ट समझिए, लड़ाई इतनी चल क्यों रही है। दे डू नॉट कंसिडर ऑपरेशन सिंदूर को, दे डू नॉट कंसिडर इट ए डिफीट। दे से हम लड़े और ये हमारी जीत है। हम तो बहुत छोटे से हैं, हमने आपको एक चांटा मारा, उसके बाद आपने मेरा क्या हर्ष किया, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा वो चांटा हमारी जीत है। तो एक अजीब सी इरैशनैलिटी है, मतलब हमको रैशनैलिटी लगानी नहीं है। एंड इंडिया इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम मतलब डेवलपमेंट की बातें छोड़ के हम क्या बातें करते रहते हैं, बट वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। जिया अपने आगे बढ़ते रहे इस्लामीकरण में, पैसा नहीं था, पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है वो। कई सिविलाइजेशंस वहां आकर के पाकिस्तान के मैप को देखिए तो मिलती हैं। भारतीय सिविलाइजेशन आ रही है, उधर से चाइनीज सिविलाइजेशन आ रही है, उधर से रशियंस आ रहे हैं, इधर से पर्शियन सिविलाइजेशन थ्रू ईरान, और टर्की वगैरह से दूर थोड़ा सा वो अरब और एक टच है उस जगह में। तब तक सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान 79 में। दैट वाज द अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान हैड। 79 में जब इन्वेड किया तो यूएस सडनली वो का कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का आप लोगों ने नाम सुना है? कोल्ड वॉर जो रशिया सोवियत यूनियन उस समय था, रशिया तो था नहीं, यूएस के बीच में, वेर अलग अलग ग्रुप्स थे। अभी भी उस कोल्ड वॉर इज प्लेइंग आउट इन यूक्रेन, जिसको दिख रहा होगा, जो वो कोल्ड वॉर का ही फॉल आउट है, वो जो युद्ध चल रहा है। कोल्ड वॉर पीक पे था अपने। अमेरिका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन कैप्चर कर ले, क्योंकि एक बहुत पुरानी सोवियट्स की रही है, उनको वार्म वाटर पोर्ट चाहिए। तो वो शुरू से इस रीजन को, अगर आप इतिहास में और पीछे जाएंगे तो वो ब्रिटिशर्स के वॉर वहां हुए, ब्रिटिश अफगान वॉर्स हुए, क्योंकि ब्रिटिश हमेशा उनको ये संदेह रहता था कि उस समय का सोवियत यूनियन आगे बढ़ेगा और इधर से होते हुए कराची की तरफ ही बढ़ना चाहेगा, वो पोर्ट है उसके लिए जो 12 महीने फंक्शनल होगा, क्योंकि रशिया के ज्यादातर पोर्ट्स जो होते हैं वो फ्रीज कर जाते हैं जाड़े में। तो सोवियत यूनियन आ चुका था। अमेरिका ने वहां अब मुजाहिदीन क्रिएट करना शुरू किया कि ये लड़ाई हम सीधे तो लड़ नहीं सकते हैं, पाकिस्तान लड़ने की कैपेसिटी में नहीं है, तो क्या किया जाए। तो दुनिया भर के फाइटर्स इकट्ठा किए गए, जो पैसा लेके लड़ने को तैयार थे, जो मजहब के नाम पे लड़ने को तैयार थे, वो वहां इकट्ठे हुए। सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया, सऊदी अरेबिया ने वहाबी आइडियोलॉजी, हर वहां पे जो रेफ्यूजी कैंप थे जो बाहर से आ रहे थे, उनमें ये मदरसे बनाए गए, उनमें ये, आज सिंपल लग रहा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। वहां से फाइटर्स तैयार किए गए जिनको मुजाहिदीन कहने लगे, और हथियार अमेरिका डायरेक्ट नहीं दे रहा था, एक्सेप्ट बहुत बाद में उसने एंट्री की जब वो अपनी मिसाइल्स को लेके आया, चाइना देता था। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान, मतलब चाइना जो, क्योंकि सोवियत से चाइना का उस समय बनती नहीं थी, आज मित्र हैं उस समय मित्र नहीं थे, हथियार मेड इन चाइना थे, और चाइना ने बहुत प्रॉफिट कमाया उस अफगानिस्तान। चाइना की इकोनॉमिक जो टर्न शुरू हुआ वो अफगानिस्तान वॉर है, इसको लोग ज्यादा जानते नहीं है, वहां से टर्न शुरू हुआ। हथियार उन्होंने इतने ज्यादा बेचे, क्योंकि अमेरिका का कॉन्सेप्ट था कि ये हथियार जब पकड़े जाएंगे तो मेड इन चाइना रहेंगे, मेड इन यूएस नहीं रहेंगे। ये डिनाइबिलिटी फैक्टर होता है स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। ये बढ़ता चला गया और पाकिस्तान, वहां मुजाहिदीन युद्ध चलता रहा। 1989 में सोवियत विड्रॉ कर गए, गॉर्बाचेव, सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ, रशिया बना, अलग अलग रिपब्लिक्स बने। अब 89 में मैं एक जनरल से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे पास बड़े मुस्तंडे तैयार थे। तो पाकिस्तान में हजारों की संख्या में मुजाहिदीन खड़े थे, अब उनके पास कोई काम नहीं था। तो वो इतने रेडिकलाइज थे वो लोग कि अगर उनको पाकिस्तान में रखा जाता तो पाकिस्तान की शायद कोई महिला सुरक्षित नहीं थी। तो सम इट अप, तब उनको कहां भेजा जाए? उनको भेजा जाए कश्मीर। कश्मीर वापस जिंदा हुआ। अफगान, चेचेन, अरब, दुनिया के जो वॉरियर्स जो लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, अब वो धीरे धीरे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू हुए। जनरल जिया का एक पुराना प्लान था, ऑपरेशन टोपैक, कि हिंदुस्तान को कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है, कैसे हिट करना है, उसको एक्टिवेट किया गया। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक और फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है। सो करने वाला कौन था, अब आप समझ रहे होंगे कहानी कहां से कहां। तब तक जो इंडिजिनस कश्मीरी थे, हिजबुल मुजाहिदीन के, JKLF के, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, वो किनारे कर दिए गए। अब आए बड़े बड़े हरकतुल अंसार, बड़े बड़े ग्रुप्स आए जिसमें फॉरेन मर्सिनरी थे।
ये लड़ाइयाँ चलती रही, वो वी विल उसको स्किप करके हम चलते हैं कारगिल 1999। आई एम जस्ट गिविंग अ कॉन्टेक्स्ट, आपको लग रहा हो कि क्यों बोल रहा हूँ, बट जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, आप पहलगाम को नहीं समझेंगे। पहलगाम आइसोलेशन में ऑपरेशन सिंदूर को नहीं समझा जा सकता है। कारगिल आइडिया थी सिर काटेंगे, इन्होंने बांग्लादेश काटा, हम ऊपर से सिर ही काट देंगे इधर से, हम इनकी पूरी जो लाइफ लाइन लद्दाख और श्रीनगर के बीच में उसको कट कर देंगे, हम विंटर्स में चढ़ के बैठ जाएंगे। हिपोक्रेसी की उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़ी सद्भावना यात्रा लेके लाहौर यात्रा की, विथ ऑल द बेस्ट इंटेंट, विथ ऑल द बेस्ट इंटेंट, एंड ही वाज स्टैब्ड इन द बैक। और जब ये हुआ तो नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ को बहुत, सियाचिन जब हारी थी पाकिस्तान तो जनरल मुशर्रफ वहां पे एक ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, एसएसजी कमांडो, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका सियाचिन में लग चुका था 84 में, उसका भी बदला लेना था। मुशर्रफ वाज प्लानिंग कारगिल। ज्यादातर इंफॉर्मेशन ये है कि द पॉलिटिशियंस डिड नॉट नो अबाउट इट, उनको पता नहीं था, वो जाड़े में जाके बैठ चुके थे कारगिल में। जब ये बात, एंड दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड व्हाट आई एम सेइंग, जब ये बात नवाज शरीफ के पिताजी को पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि नवाज शरीफ के पिताजी वो मेन, वो शरीफ फैमिली है पाकिस्तान में जो बहुत, दे आर वेरी रिच पीपल, बहुत इंडस्ट्रीज ओन करते हैं, तो नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में इसलिए दिया गया था क्योंकि बिजनेस में बड़े अच्छे थे, तो ये फाइनेंस समझते थे। तो नवाज शरीफ के पिता ने बुला करके कहा कि वाजपेयी जी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। सो देयर ही सेड कि आई हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। कारगिल में फिर इंडियन आर्मी ने, डिस्पाइट मैसिव लॉसेस, वी वन, उनको फिर दर्द हुआ। उसके बाद एक सीरीज, आप लोग बहुत छोटे हो, द सीनियर्स विल नो, एक सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट अक्रॉस द कंट्री। बनारस में इटसेल्फ दशाश्वमेध घाट, जो उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि टेरर अटैक है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, स्टेट गवर्नमेंट सेड नहीं नहीं सिलेंडर ब्लास्ट है। आई बिलीव 14 पीपल किल्ड। संकट मोचन में ब्लास्ट, रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट, कचहरी पे ब्लास्ट, एक सीरीज थी, जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, आप नाम लीजिए जहां पे वहां बॉम्ब ब्लास्ट की एक सीरीज होती है, जो कल्मिनेट होती है 26/11 मुंबई में, जिसके बारे में जानकारी ज्यादातर लोगों को है। इट वॉज येट अनदर अटैक इंडिया पे। ये अटैक बार बार क्यों हो रहे थे, उनको पता है कि ये कर नहीं सकते, बट दूसरी पॉलिसी, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, हम इंडिया को इतने कट देंगे कि वो अपने ब्लीड इतनी जगह से करेंगे कि वो सरवाइव नहीं करेंगे, और देन वी विल प्ले द कम्युनल कार्ड, हम इतने कम्युनल एंगल उस पर प्ले करेंगे, जो पहलगाम में भी अटेम्प्ट हुआ, हिंदुओं को खोज के मारो, हिंदू मेल को मारो, जिससे बाकी देश में रिएक्शन हो, बिकॉज वी आर द डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम, ये उनकी लीडरशिप कहती है। इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए, और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस चीज को नजरअंदाज करता है कि सिंकियांग जो चाइना में है, जहां 1 मिलियन 10 लाख मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, उनका कोई दूसरा गुनाह नहीं है। वहां वो कुरान की कॉपी नहीं रख सकते अगर उनका व्हाट्सएप चेक होता है, क्योंकि वहां तो बहुत हाईटेक है ना। अगर व्हाट्सएप में आपकी कुरान की एक आयत आ गई तो अब आपका परिवार आपको देख नहीं पाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आप गए सिंकियांग पे भी आप लोग पढ़िएगा तो मैसिव मटेरियल अवेलेबल, बट पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि चाइना उसको स्पॉन्सर करता है, उसको सपोर्ट करता है, हम लोगों ने देखा हथियार दे रहा है। सो ये हिपोक्रेसी होती है रेडिकलिज्म की, कि हम तो रेडिकल हैं, जहां मारना होगा मारेंगे, वहां रेडिकल है, जहां नहीं है वहां बड़े प्लेन सिंपल है, हम तो कुछ पता ही नहीं है। ये चलता रहा। 2014 में गवर्नमेंट बदलती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स विद अ वेरी इमेज ऑफ अ वेरी स्ट्रांग मैन, बट समहाउ मेरी ये एनालिसिस इज द पीपल हु कम विद अ वेरी इमेज ऑफ अ वेरी स्ट्रांग मैन, वो दिल से बड़े, वो दे वांट टू रीच आउट टू पीपल, दे वांट टू मेक फ्रेंडशिप्स, दे वांट टू फिनिश कॉन्फ्लिक्ट। जल्दी लड़ने वाले जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग इमेज में नहीं आते, वो लड़ जाते हैं किसी से, वो सड़क पे घूमते हुए लोग रहेंगे किसी से लड़ जाएंगे। बहुत स्ट्रांग आदमी देखेगा वो जल्दी झगड़ा नहीं करता है, जल्दी युद्ध में नहीं पड़ेगा किसी से। 2015 26 दिसंबर अफगानिस्तान से लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे अफगानिस्तान, पहले रशिया फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से लौटते हुए जब वो चलने लगे तो मैसेज पास हुआ कि हिंदुस्तान नहीं जा रहे, लाहौर जा रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी डिटेल पूरी पैनिक में आ जाती है, कि उनकी सिक्योरिटी डिटेल, यू कैन अंडरस्टैंड, पैनिक में आती है कि ये तो प्लान ही में नहीं है, हाउ डू वी गो टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ऑफ ऑल प्लेसेस।
ही इंसिस्ट, जो लोग उनको जानते हैं कहते हैं वो मन बना लेते हैं तो फिर वो नहीं सुनेंगे। ही गोज टू पाकिस्तान। उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन था 26 दिसंबर 2015। उनके घर में उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी भी थी। सो एज अ मैटर ऑफ गुडविल ही गोज टू पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर में ही सिट्स इन द हेलीकॉप्टर ऑफ नवाज शरीफ एंड देयर आर नो बॉडीगार्ड्स। ये बात बड़ी अविश्वसनीय लगती है। कोई एसपीजी नहीं, कोई नहीं। इट इज ओनली द पाकिस्तानी सिक्योरिटी जो इस हेलीकॉप्टर में है, जो उनको लेकर के पहुंचती है उनके घर तक। वहां पे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, दोनों भाई। आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उस समय नवाज शरीफ थे। दोनों भाई प्रेजेंट है। तो वहां पे मोदी जी ने, एंड सर्च कर लीजिएगा कि आजकल आप लोग बच्चे हो गूगल करते हो तुरंत, वहां पे मोदी जी ने कहा नवाज शरीफ से बुला करके कि जंग बहुत हुई क्या पाया, जंग बहुत हुई क्या पाया, न जमीन मिली न जन्नत पाया। ये बात उन्होंने नवाज शरीफ से कही, न जमीन मिली न जन्नत पाया। इस बात को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वहां पे दोहराते हैं और एक बड़ा खुशनुमा माहौल बनता है कि नहीं, बात बिल्कुल पते की बात है। जंग तो हम 47 से लड़ते ही चले जा रहे हैं, दोनों देशों को नुकसान ही होता रहा है। एक हफ्ते के अंदर पठानकोट पे हमला होता है। पठानकोट एयरबेस पे 5 एयरफोर्स के पर्सनल मारे जाते हैं। एंड द फर्स्ट पर्सन टू कॉल अप प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नवाज शरीफ कि मोदी जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और हम हेल्प, प्लीज डोंट ब्लेम अस, हम आपको हेल्प करेंगे और हम पनिश करेंगे लोगों को, बिकॉज इस पीस के बाद अब हम दूसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। वी विल पनिश द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस अटैक। वो पहली बार था जिसको लेकर के आज भी अगर आप इन चीजों को पढ़िएगा तो जो पॉलिटिकल बातें आती हैं तो लोग कहते हैं कि आपने तो आईएसआई के लोगों को पठानकोट एयरबेस में आने दिया था। आईएसआई के लोग थे, आर्मी के लोग थे, इंटेलिजेंस के लोग थे, आए थे क्योंकि नवाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया था कि हम मदद करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम पनिश करेंगे, लेट अस स्टिल गिव पीस अ चांस। टीम वहां से निकलती है, इवन बिफोर इट रीचेस पाकिस्तान मैसेज आ जाता है कि दिस इज एन इंटरनल अटैक, पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। अब आप कहेंगे कैसे? ऑपरेशन सिंदूर तो यही हुआ, नाम आपके सामने अभी आया। दैट डे द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर सेड इनफ इज इनफ, नथिंग डूइंग, कोई पीस की बात अब नहीं होनी है। अब जो एक्शनेबल होगा, जो वेरीफाइबल होगा, अब सिर्फ उसी पे एक्शन होगा। देयर विल बी नो पीस टॉक्स। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान को आप देखिएगा धीरे धीरे बातचीत बंद हो चुकी है, इसलिए उनका इरिटेशन और ज्यादा हो रहा है। आप अपने घर में ही कोई छोटा बच्चा हो, उसको, उसकी बदमाशियों को थोड़ी देर नजरअंदाज करिए तो देखिएगा कि कुछ उसकी बदमाशी बढ़ती चली जाएगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको उसको पढ़ना पड़ेगा जाकर के, उसकी रेलेवेंस उसी से बनी रहती है। दैट वॉज द बिगिनिंग। आई मीन आई एम टेकिंग इट विथ लिटरली, मेटाफर के तौर पे मैं यूज कर, बट दैट वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उस दिन से फिर कोई पीस बात नहीं हुई। फिर उरी में होता है अटैक एंड इंडिया स्टार्टेड टू एस्केलेट। उरी में देवर 19 इंडियन आर्मी पर्सनल किल्ड, 19 मोस्ट वेल बर्न टू डेथ, क्योंकि वो जो एक्सप्लोजन हुआ, ऑर्डिनेंस रखा हुआ था एंड पीपल वर चार्ज टू डेथ। बिहार रेजिमेंट थी, शिफ्ट हो रही थी, ड्यूटी बदल रही थी, वो समय ऐसा था। इंडिया एस्केलेट्स। अभी तक इंडिया रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो मैंने कहा ना आज की, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज्ड। सर्जिकल स्ट्राइक होती है। लेट अस नॉट गेट इनटू प्रूफ एविडेंस, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। जो हम जानते हैं वो जानते हैं, हुआ। अभी भी मन नहीं माना, मन तो उनका कभी मानेगा नहीं क्योंकि रेलेवेंस उनकी उसी से, दैट इज द रेलेवेंस दे आर गेटिंग। अब होता है पुलवामा, 14 फरवरी 2019, 40 सीआरपीएफ पीपल किल्ड इन अ सुसाइड बॉम्बिंग अटैक। थैंकफुली जैश ए मोहम्मद के एक बॉम्बर जो था, उनको शौक था, कोई दर साहब थे, उनको शौक था वीडियो बना के रखने का, उन्होंने वीडियो बना के रख दिया था। नहीं तो वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो हमारे इंटरनल भी एक, we are defeated less by the enemy from the outside and more by the enemy from the inside. False flag operation. There are 40 people dying and we are calling it a false flag operation. खैर वो वीडियो बनता है और वो उसके बाद बालाकोट होता है। इंडियन एयरफोर्स, अभी तक आर्मी गई थी, अब एयरफोर्स जाती है एंड हिट करके आती है। काउंटर होता है, मैटर्स कम टू एन एंड। Then 5th September 2019, the removal of Article 370.
एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर टोटली इनटू इंडिया। लास्ट ईयर 2.25 करोड़ टूरिस्ट इन कश्मीर। दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आप पूछिएगा कि क्या था पहलगाम में, वाज वन, इतने टूरिस्ट मींस नॉर्मलसी, मींस इंटीग्रेशन, मींस पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, लोग मिलेंगे, इकॉनमी बूम करेगी। इकॉनमी बूम करेगी तो ये जो एक दिमाग में कीड़ा है कि जिहाद करना है, पत्थर चलाना है, ये सारी इंडस्ट्री बंद होती चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम अटैक करेंगे और उनको ही नहीं हिट करेंगे, वी विल सेंड अ मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड कि कश्मीर इज अनस्टेबल। कश्मीर स्टेबल नहीं है। दे हैव सक्सीडेड टू एन एक्सटेंट इन दैट। देखिए, स्ट्रेटेजी कोई बनाता है तो सक्सेस आप ही को नहीं मिलेगी, आपका ओपोनेंट जो एडवर्सरी वो भी इतना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाला उसको मिलती है। तो ये उनकी आइडिया थी कि हम इस तरह से इंटरनेशनलाइज कर देंगे कश्मीर को। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहले क्या होता था ना कि जब कोई फॉरेन विजिटर आता था इंडिया, तो ये या तो पाकिस्तान होते हुए आता था या यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान जाता था। 2014 ऑनवर्ड से, शुरू तो 99 से ही हुआ था, बिल क्लिंटन गए थे 2-4 घंटे के लिए पाकिस्तान, उसके बाद से ये बंद होता चला गया था कि वो हाइफनेशन इंडिया पाकिस्तान में इकोनॉमी में अब 11 गुना का फर्क आ चुका है। देयर इज नो कंपैरिजन। हम कहाँ मार्च कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ। उनका बिगेस्ट इंपोर्ट टू चाइना, आई वाज रीडिंग समवेयर, वो गधे एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अपेरेंटली उसका कुछ मेडिकल यूज होता है। सो आई गॉट नोज, मतलब हमको तो बड़ा डर लगता है कि ऐसे भी देश में सर रहना पड़े, बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं। फिर 16 अप्रैल की जनरल आसिम मुनीर की वो स्पीच, आई वाज रेफर टू इट, टू नेशन थ्योरी। फिर पहलगाम में हमला होता है। फिर वो पीएम का स्टेटमेंट, देन द पीएम, मैंने पहले भी चर्चा की थी, पीएम सेड कि हम कहीं भी उनको हंट करेंगे। 7th May 2025 ऑपरेशन सिंदूर इज लॉन्च्ड एंड द फर्स्ट टाइम द टेरर कैंप्स आर हिट। कौन से मेन 9 टेरर साइट्स है, मेन कौन से थे? मुरीदके और बहावलपुर। अब आप लोगों में से कोई बताएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पीएम तो कहते हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म उसको कहते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि द ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म, मुरीदके और बहावलपुर। कोई बोलिए। लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। हाँ, नहीं मिल के नहीं करवाए। यहाँ पर ये अटैक था लश्कर ए तैयबा का, द रेजिस्टेंस फ्रंट, बैठ जाइए, द रेजिस्टेंस फ्रंट का अटैक था, जिसने पुलवामा में भी किया था। उसने बाद में डिनायल दे दिया, बट इनिशियली उसने क्लेम किया था, बाद में उसका डिनायल आ गया। बट लश्कर था, तो लश्कर एंड जैश, ये भी मैं क्लियर कर दूं, आइडियोलॉजिकल दोनों बिल्कुल अलग है, ये कभी साथ नहीं चलते। लश्कर जो है मोर अ फ्रंट ऑफ द पाकिस्तानी, क्योंकि इनमें इनमें देवबंदी और दूसरे को लेकर के भी एक आपस का भी झगड़ा है, इनकी अपनी फिरकों का झगड़ा है। ये अलग अलग लाइन पे हैं, जनरली इनकी उम्मीद नहीं है। ऐसे टेररिज्म में कुछ भी कभी भी हो सकता है स्वार्थ के लिए। तो मुरीदके और बहावलपुर, मुरीदके और बहावलपुर, खास करके मुरीदके का जो फिंगरप्रिंट्स है, वो पीएम ने भी कहा हुआ, उसके फिंगरप्रिंट्स आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मिलेंगे, लंदन बॉम्बिंग पे मिलेंगे, स्पेन में बॉम्बिंग पे मिलेंगे। तो ये एक यहाँ पे नहीं, जो कोचिंग सेंटर जैसे चलते हैं, जैसे कोटा है हमारे यहाँ, वैसे मुरीदके और बहावलपुर है। सो हिटिंग विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। देन द अटैक, आई विल नॉट गो इनटू द वेपन्स, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीजें हो जाएंगी, उससे आपका कोई फायदा होना नहीं है। हम लोग एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं सारी सिचुएशन का। कभी कुछ लोग हिम्मत जुटाएंगे तो उस पर भी बात कर सकते हैं, पर आज उसको स्थगित करते हैं। फिर 10th में आता है, वो ड्रोन्स भेजते हैं, और आज की न्यूज है, विच इज कंफर्म न्यूज नाउ, द गवर्नमेंट आई बिलीव हैज कंफर्म्ड इट, कि उन्होंने शाहीन मिसाइल चलाई थी। नाउ शाहीन मिसाइल इज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड। हर मिसाइल लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होती है। ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का बेसिकली टारगेट इंडिया था शुरू से। भुट्टो एकदम सही थे, वो जानते थे कि इसी से हम इंडिया को बैलेंस पे रख पाएंगे, कि हम आपको मारेंगे। तो वो शाहीन मिसाइल चली थी, जिसको कि टेकन आउट इंडियन जो S-400 डिफेंस सिस्टम ने, बिकॉज देखिए बड़ा जो मिसाइल आएगी ना, उसके लिए बड़ा S-400 ड्रोन मारने के लिए नहीं थी। जो भी टीवी वाले कह रहे थे उस पर विश्वास मत कीजिएगा। वो ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन नहीं मारती है, वो बड़ी मिसाइल्स को टारगेट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल होगी, उस तरह की मिसाइल को वो टारगेट करती है। सो इट वॉज टेकन आउट। सो इट वॉज अ वेरी सीरियस अटैक।
अब आज की तारीख में अभी हमको नहीं पता, कब तो उसकी एनालिसिस हो रही होगी कि क्या उस पे न्यूक्लियर वेपन्स थे या सिंपली वो मिसाइल थी। लेकिन आज ये कंफर्म हुआ है, अभी निकलने के पहले मैंने देखा कि ये कंफर्म न्यूज हो गई है। 8 मई को उनका टारगेट था स्वर्ण मंदिर, द गोल्डन टेम्पल, जिसको इंटरसेप्ट किया गया। और जिसके बाद दूसरी बात जो मैंने कही थी शुरुआत में, द डिसइंफॉर्मेशन वॉर। डिसइंफॉर्मेशन क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, देयर इज अ डिफरेंस। साउंड एक जैसे करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, मुझसे आज कोई बात गलती से यहां निकल गई, मेरी एरर थी, अंडरस्टैंडिंग की एरर हो सकती है, बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। डिसइंफॉर्मेशन होता है मैंने जानबूझ के ये बात बोली आपसे, जिससे आप डिसइंफॉर्म्ड हो। डिसइंफॉर्म्ड होने से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट बिल्कुल दूसरे तरीके से करता है। तो डिसइंफॉर्मेशन क्या थी कि द इंडियन आर्मी वाज टारगेटिंग द गोल्डन टेम्पल, वो सिखों को मारने के लिए कर रहे थे। तो गोल्डन टेम्पल को हम ही, जहां हम सिर झुकाने जाते हैं वहां हम टारगेट कर रहे थे, उसको 8 मई को टारगेट किया गया। दैट वाज आल्सो सेव्ड। तो वॉर का लेवल जो है ये कारगिल से भी गंभीर वॉर था, क्योंकि न्यूक्लियर एंगल इसमें आज की तारीख में हो गया, क्योंकि अब इसमें न्यूक्लियर एंगल शाहीन का आ गया। कारगिल रिस्ट्रिक्टेड था कारगिल तक। वी लॉस्ट 542 ऑफ आवर वेरी ब्रेव पर्सनल, बट वो रेस्ट्रिक्टेड उसी में था, उसका डायमेंशन बढ़ा नहीं था। दिस वॉज बिग। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डोंट टेक इट वेरी कैजुअली। तो जब प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये कंटिन्यू कर रहा है, तो ट्रस्ट देम, बिकॉज ये खत्म होने वाला नहीं है, ये एस्केलेट होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। फिर आता है 10 मई, ये इमेज चलेगी, 10 मई, वेरी इंटरेस्टिंग। सडनली क्यों सीज फायर हो गया? ऐसा क्या हुआ 10 मई को कि डोनाल्ड ट्रंप भागते हुए आते हैं, इंडिया से पहले डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर देते हैं? कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि तो पूरी, वो तो शर्ट चढ़ा करके अपनी मसल बाइसेप फ्लेक्स कर रहे थे कि खत्म करके ही छोड़ेंगे, इसके बाद मानेंगे ही नहीं हम। रोज रात में हम लोग देख ही रहे थे। डिसइंफॉर्मेशन में एक मिनट और पहले बोल दूं, एक रात मैं तो टीवी देख रहा था, आप लोगों ने देखा हो, मे बी द 8th ऑफ मई, जिस दिन इंडिया ने कराची पोर्ट को जला दिया था, वो थी डिसइंफॉर्मेशन। कहीं से इंडियन न्यूज चैनल्स को फीड की गई थी ये गलत न्यूज, जिसको न्यूज चैनल्स ने पूरी तरीके से चलाया, पूरी तरीके से हम चलाते रहे। ऑल ऑफ अस वेर वेरी टेंस कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो इसलिए यूज होता है कि आपसे कोई गलती करवाई जाए। इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाओ कि हम रिटेलिएशन का पूरा राइट रखें, कि आपने कराची मारा तो हमने बॉम्बे पे हमला कर दिया। वो कर नहीं सकते थे, बात अलग है। वो वॉर होती है डिसइंफॉर्मेशन में। इसलिए व्हेन यू स्टडी कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन यू स्टडी वॉर, ऑलवेज स्टडी कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस आज के जमाने में इट इज एज गुड और एज बैड एज अ मिसाइल। वो किस पे जाके गिरेगी किसी को नहीं पता। खैर 10 मई पे वापस आते हैं। 10 मई को क्या हुआ, 23 मिनट में, सर ने उसको मेंशन किया था, 23 मिनट में इंडियन आर्म फोर्सेस हिट 9 एयर बेसिस एंड 3 रेडार साइट्स। दिस इज वेरी बिग। और और इस चीज का ध्यान रखिएगा, द इंडियन एयरफोर्स डिड नॉट एंटर पाकिस्तान एनी टाइम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अब स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, जो स्कैल्प और मीटियोर आप सुनते हैं, वो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, जिनकी रेंज समवेयर अप टू 300 किलोमीटर्स तक है। तो वो आप अंदर डीप रहते हैं, क्योंकि इंडिया की डेप्थ है, तो वो डीप रहते हैं प्लेन, दे आर इन एयर, डेप्थ से फायर करते हैं। मान लीजिए कि 100 किलोमीटर अंदर है, उनको रेंज वहां 200 किलोमीटर की लेनी है, तो 100 किलोमीटर अंदर आएंगे और फिर फायर करते हैं। तो स्टैंड ऑफ वेपन उसको कहते हैं, कि स्टैंडिंग पोजीशन में ही वो अटैक करते हैं। 9 एयर बेसिस एंड 3 रेडार साइट्स। एंड जो इमेजेस हैं वो देखने लायक हैं। दिस इज द एयरफोर्स बेस एट सुकूर। ठीक है, ये बिफोर का है, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। मैक्सार करके ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है जो ये करती है, ये बिफोर का है। अब सुकूर को आफ्टर देखिए, आपको डैमेज बहुत साफ दिखाई देगा। वो लाल जो इनसर्कल किया हुआ है, ये डैमेज हुआ। आगे बढ़ते, नूर खान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिफोर। नूर खान का भी अब हम डैमेज देखते हैं, पूरी तरह से चार्ड है। नाउ दीज आर वेरी हेवी ड्यूटी वेपन्स, मे बी ब्रह्मोस, मे बी समथिंग इवन मोर अपग्रेडेड, वी विल लीव इट टू दैट। ये नूर खान एयरबेस है। 9 है, मैं 3 का लाया हूं आपके लिए। यह है सुकूर में, नहीं ये है सरगोधा, इसको मुशफ बेस कहते हैं, ये बिफोर है। और आफ्टर भी आपको दिखेगा, ये डैमेज देखिएगा। रनवे जो दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि रनवे इज टोटली डैमेज्ड। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इन तीनों को मैंने क्यों चूज किया इन एयर बेसिस को? 9 एयर बेसिस थे।
सुकूर एयरबेस जो है ना, ये फॉरवर्ड एयरबेस है और ये एक सिविलियन एयरबेस भी है जो कि डेवलप करता है एज अ एयरफोर्स बेस ऑल्सो। कई बेस होते हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे बेसेस हैं। आप गोवा जाइएगा, जो पुराना एयरपोर्ट था वो नेवी का भी बेस था और रूटीन सिविलियन एयरलाइंस का भी बेस था। नूर खान एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स, जिसको GHQ कहते हैं, रावलपिंडी में 10 किलोमीटर। इससे मैसेजिंग इंडियन आर्मी ने क्या भेजी? मैसेजिंग ये भेजी कि अगर हम आपके 10 किलोमीटर इधर हिट कर सकते हैं तो 10 किलोमीटर मिसाइल उधर भी गिर सकती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है, ये VIP एयरबेस है उनका। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लॉकहीड C-132 हरक्यूलिस इल्यूशन रिफ्यूलर्स एंड ट्रेनर्स, ये रिफ्यूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब F-16 जैसे प्लेन उड़ते हैं तो, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं, ये रिफ्यूलिंग एयर में ही करते हैं। ये उसका एयरबेस था। यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इसी एयरबेस को यूज करके अपने देश के अंदर बाहर जाना करते हैं। सरगोधा और नूर खान में उनका जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वो नूर खान एयरबेस में है, कमांड सेंटर। सरगोधा को का इंपॉर्टेंस तो छुपी रहती है जनरली, बट इसमें कहा जाता है कि न्यूक्लियर जो इनके असेट्स हैं वो सरगोधा एयरबेस में उनको स्टोर किया जाता है। जैसे किराना हिल्स में भी हिट किया, किराना हिल्स में बीच में था, रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक कर रहा है, वहाँ ये वेयर हाउसेस हैं, उनको जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ऑपरेशनल स्टेट में रखा जाता है, तो सरगोधा उसी लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेन कारण था उस सीज फायर का, ना डोनाल्ड ट्रंप के किसी मीडिएशन का ये था। पाकिस्तान अगर और एक दिन ये लड़ाई चलती तो पाकिस्तान एयरफोर्स वाज ओवर, द स्टोरी वाज ओवर। अब बाद में आएंगे कि सीज फायर क्यों करना पड़ा। एक और चीज जो समझ के आई, जो बहुत डैमेज हुई है, वो ये इमेज है। ये है हाफिज अब्दुल रऊफ। ही इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो लेस। US इसको डेजिग्नेट किया है, हाफिज अब्दुल रऊफ को, एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट। ये खड़े हैं एक फ्यूनरल में आफ्टर द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, एक टेररिस्ट की डेथ हुई थी, वहां पे ये उनकी फाइनल प्रोसीडिंग्स कर रहे थे। पीछे देखिएगा, वो वर्दी में खड़े हुए, पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी में खड़े हुए ऑफिसर्स। जिसको भी जरा शक होता है कभी भी कि नहीं नहीं पाकिस्तानी आर्मी इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल आर्मी है, टेररिज्म तो हैपेंस, ये इमेज उसका प्रूफ है। एंड विच शुड बी, आप लोगों को भी इस चीज को भी, दिस बिकॉज वी आर फाइटिंग अ नैरेटिव वॉर, we are inside an information war. Unless you keep fighting this information war, and the government and cannot keep fighting every war, information war hai, so you need to spend this time, you need to counter this thing, you need to tell people, क्योंकि आपकी देखिए, आपकी एक ट्वीट, आपकी एक इंस्टा स्टोरी कहाँ पहुंचेगी आपको नहीं पता रहता है। हमें किसी को भी नहीं पता रहता कि इंस्टेंटली कहाँ पहुंचेगी। सो द कंट्री नीड्स टू स्टैंड यूनाइटेड एंड टेल इट इज, जैसे आप सुनते हैं ना, अननोन गनमैन ये वो किए, बट दिस इज आउट इन दी ओपन। इससे ज्यादा आपको बड़ा कोई गवाह वो नहीं मिलेगा, आपको सबूत नहीं मिलेगा कि कैसी लिंकेजेस इनकी हैं। फेमस ट्वीट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। सो द सुपर बॉस केम इन बिफोर एनीबडी कुड से एनीथिंग। इंडिया ने भी अनाउंस नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला, बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया सीज फायर। मेन रीजन यहां था। अब US क्यों नर्वस हुआ था? मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस US के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए कि उसकी जियोपॉलिटिक्स है। उस जगह में वो अप्रोच करते हैं उससे पूरे सेंट्रल एशिया को, चाइना पे कंट्रोल रखते हैं, रशिया पे रखते हैं, और आज की तारीख में आप ईरान को देख रहे होंगे। ईरान से एक न्यूक्लियर डील चल रही है, बातचीत चल रही है, और इनके ईव्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट होते हैं, एक तो सैटेलाइट से करते हैं, दूसरे सुनने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। अगर वो अगल बगल रखेगा 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, या उससे भी ज्यादा दूर, अगर मैं उनकी टारगेट में हूं तो मेरे भी हर कॉल सुन रहे हैं, सैटेलाइट के भी जरिए और इसके भी जरिए, टू बैकअप। ईरान ये सारी प्रेजेंस इनको देता है पाकिस्तान, आज की तारीख में भी है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी उस दिन खत्म हो गई होती तो कंट्रोल में कौन आता? देखिए, इंडिया का ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं था कि हमको पाकिस्तान को जीतना है, क्योंकि जीतना, देखिए, इट इज वेरी इजी टू से कि जीतना है, पर जीतना इतना आसान भी नहीं होता है। कॉस्ट आपकी इकोनॉमी फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है,
हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, हम गुत्थम गुत्था करके किसी से उलझे रहेंगे तो वो तो कहते हैं ना कि यू कैनॉट फाइट विद अ पिग इन द मड, बिकॉज इट विल ड्रैग इट यू डाउन टू द मड एंड देन डिफीट यू विथ एक्सपीरियंस। तो आप नहीं लड़ सकते हो, आपका एक्सपीरियंस हरा देगा कूड़े में, कीचड़ में ले जा करके। तो दैट वाज नॉट द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन जो था, हमने मैसेज अपने कन्वे किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, व्हाई द सीज फायर? बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इसको मारेंगे, मैसेज देंगे एंड देन विल कम बैक। अगर आप आओगे तो हम फिर आएंगे। अब आपको हमने बता दिया हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं एंड वी नीड टू फोकस ऑन द लार्जर ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट, यहाँ पाकिस्तान की आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सक्सेस दिखेगी, क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के वो पूरा हाइफनेशन है। ये 2 दिन बाद का उनका ट्रूथ सोशल का एक पोस्ट है, जिसमें वो फिर 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं, फिर इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडरशिप को जोड़ करके बात कर रहे हैं। बट हाउ सीरियसली शुड वी टेक डोनाल्ड ट्रंप? मतलब प्रेसिडेंट है यूएस के, शुड नॉट बी सेइंग दिस, इज अ फ्रेंडली, दे आर फ्रेंडली पीपल, हमारे साथ बहुत क्लोज उनके एसोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, काफी कुछ हमारा उनके साथ रिलेशनशिप एडवांस स्टेज पे है, डिफेंस में है, लॉजिस्टिक्स में है। ये इनका ट्वीट देखिए, 1 जनवरी 2018 को ये क्या कहते हैं? एज प्रेसिडेंट, दिस इज द फर्स्ट ट्वीट ऑफ 2018, जहां डोनाल्ड ट्रंप सुबह सुबह 5:05:42 है इनका फर्स्ट ट्वीट था। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more. Now this is a very serious question. Who's the real Donald Trump? अपना ट्वीट वो करते हैं रियल डोनाल्ड ट्रंप से, किसको सच माना जाए? तो ऐसी चीज़ों को वी शुड नॉट बी कैरिड ऑन बाय इमोशंस। हमारे रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, साइंटिफिक रिलेशंस हैं उनके साथ, डिफेंस की रिलेशनशिप है, बट मैसेज इज वेरी क्लियर। इंडिया इज नॉट लाइक्ड बाय मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली रिसेंटली। अब उसका कारण क्या है? आपने पिछले कुछ दिनों में एक शब्द सुना होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उसका काफ़ी प्रयोग करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसका अर्थ क्या है? कि हम अपने इंटरेस्ट में, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम निर्णय लेंगे। ये बातें तब मुखर होना शुरू हुई जब रशियन इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, और इंडिया पे बहुत प्रेशर था कि हम वेस्ट की तरफ हो जाए और रशिया का साथ छोड़ दें। इंडिया का कहना था कि रशिया हमारा पुराना मित्र है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। ये बात वेस्ट को मेरे हिसाब से अनएक्सेप्टेबल है। वेस्ट इस बात को नहीं मान सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली सोचेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप अपने टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, आप दुनिया में आगे बढ़ेंगे। वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। क्वाड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्वाड में है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ये 4 पार्टनर्स हैं। पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको बहुत लोगों ने माना कि ये मिलिट्री अलायंस है। इंडिया इसको डिनाई करता है। कहीं ना कहीं इन कंट्रीज का इंटरेस्ट है कि इंडिया को चाइना से मिलिटरली उलझा दो। इंडिया हैज रिफ्यूज टू बाइट द बेट। इंडिया ने ये लालच, उनका जो प्रलोभन एक्सेप्ट नहीं किया है। हम चाइना से जो लड़ी, वो लड़ाई हमारी अपनी थी, हम किसी दूसरे के लिए लड़ने नहीं गए। ये वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत पुराना एक मापदंड है कि आपको हम उलझा देंगे, आप उस लड़ाई में उलझ जाओगे, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों चीजें वेस्ट के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, बहुत अनकंफर्टेबल है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम जो है वो लगातार उसी गुस्से को कहीं ना कहीं आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। सीज फायर, मोदी डॉक्ट्रिन तो हुआ नहीं, बट द वे फॉरवर्ड, ऑपरेशन सिंदूर, एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट, उसने क्या मैसेज किया, मैसेज कन्वे किया, आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का ये युद्ध था, टेक्नोलॉजी के द्वारा लड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब युद्ध कैसे होंगे, कन्वेंशनल होंगे, आर्म फोर्सेस जाएंगी कि टेक्नोलॉजी जाएंगी, ये मान के रखिए दोनों का होगा। तीसरा डोमेन होगा कम्युनिकेशंस का, जहां आपको मिसलीड किया जाएगा, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको आपस में लड़ाया जाएगा। तो बहुत जरूरी है, इस बार जैसे देश एक साथ खड़ा था कॉन्फ्लिक्ट में, असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट मेरे जैसे लोग भी वेलकम कर रहे थे। जनरली उनके बड़े एक दूसरे टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। डॉक्टर शशि थरूर को आप देखिए, जनरल पीपल को देखिए, वो एक साथ खड़े थे। ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है भारत के लिए। हम एक प्लूरल कंट्री है, हम होमोजेनस नहीं है।
ये कहना कि ये मेरा देश है, तुम निकल जाओ, सुनने में इमोशनली आप कभी बोल देते हो, इट इज नॉट डन, इट कैनॉट बी डन, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो विविधता है यही हमारी शक्ति है, तो इसको हमेशा बचा के रखना है। तो मोदी जी ने उस दिन की जो स्पीच थी उसमें मुझे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। पहला, इफ इंडिया इज अटैक्ड बाय टेररिज्म वी विल गिव अ रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स ऑन आवर टर्म्स इन आवर वे, वी विल टेक टफ एक्शन एट द वेरी रूट्स ऑफ टेररिज्म वेयर एवर दे मे बी। अब आप इसको सोचेंगे कि मान लीजिए कहीं टेररिस्ट अटैक होता है, ईश्वर करे ऐसा न हो, लेकिन वो होगा क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में एम्बेडेड है उस आर्मी की, तो क्या होगा? हम क्या वापस वही करेंगे जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया? हम क्या वैसे ही फोर्स लगाएंगे? नहीं, इसमें देखिए इसकी ब्यूटी इसकी एम्बिग्विटी में है। हम डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है, हम डिसाइड करेंगे हमको कब करना है, हम डिसाइड करेंगे हमको कैसे करना है। ये ऑप्शन हम अपने पास रख रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान से पढ़िएगा इस मैसेज को, तो ये बहुत डीप मैसेज है, बहुत स्ट्रेटेजिक मैसेज है कि हम रूट्स पे लेंगे। अब रूट्स एस्केलेशन एक लेवल ऊपर जा रहा है। अब रूट्स का मतलब अगला जो अटैक होगा, अब पाकिस्तानी आर्मी अब डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि टेररिज्म तक तो हम चले गए, मुरीद के भावलपुर को तो हमने कर दिया। अब अगला टेररिज्म का कोई अटैक होगा तो उसको हम डिसाइड करेंगे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पॉलिटी जो होती है ना, बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है। हम लोग इमोशनली कहते हैं कि क्यों नहीं मार दिया जा करके, बट उसको बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। बट ये पावर हम रिटेन कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान आर्मी की जो हेड भी रहेगा, अब वो भी आपके जो कहते हैं ना एक क्रॉस पे रहेगा कि अब वो टारगेट हो सकता है। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो पाकिस्तान का एक इलिसिट टोटली क्लैंडस्टाइन वो था, चोरी करके वहां के AQ खान हॉलैंड में काम करते थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। जब वो वापस आए तो वहां से वो सेंट्रीफ्यूज चुरा के ले आए थे और उससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बना, जो उन्होंने बेचा है कई कंट्रीज को। उन्होंने लीबिया को दिया, उन्होंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट चाइना को हेल्प किया, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को आर्म किया। ये सारी कंट्रीज की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पीछे पाकिस्तानी हाथ है। और वेस्ट डरता है उनकी न्यूक्लियर से, डरना चाहिए भी, कोई भी रैशनल आदमी न्यूक्लियर वेपन से डरेगा, लेकिन ये लगातार उसको ब्लैकमेल करते हैं। उसी को लेकर के जब 26/11 हुआ तो तुरंत वेस्टर्न पावर्स पड़ गए कि नहीं नहीं आप मत करो, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग, वो रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। इतने बड़े अटैक के बाद हम हिले भी नहीं। कारगिल में भी ऐसे ही हुआ, जब इंडियन आर्मी असेंडेंस पे हुई तो तुरंत बिल क्लिंटन पड़े कि वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अब इनका मैसेज है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी ब्लैकमेल बिहाइंड दिस nuclear thing. Even if terror camps hide behind nuclear threats, India will strike with precision and decisiveness. There is a theory called the MAD theory, MAD, mutually assured destruction. It is called. कोल्ड वॉर में सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, पर वॉर नहीं हुआ कभी भी मेजर, क्योंकि हर कंट्री को भय था कि अगर हम आपको मारोगे तो आप भी हमको मारोगे। ये शक्ति रहना एक चीज होती है, शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्ति का यूज करना, ये पहली बार, मैं काफी सालों से इन चीजों को पढ़ रहा हूं, इनकी हिस्ट्री को। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इतना डिसाइसिवली इस चीज को दिखा रही है कि शक्ति ही नहीं है, हम शक्ति का यूज करते हैं और विजडम के साथ यूज करते हैं। हम शक्ति का यूज ऐसे नहीं करते हैं कि इराटिक कहीं पे भी किसी को भी नहीं, हम विजडम से यूज करते हैं और हम वो भय भी नहीं हो नपरीत वाली बात है। तीसरा, we will not differentiate between a government that harbors terror and the terrorists themselves. During Operation Sindoor, the world saw Pakistan's ugly truth once again. उस इमेज को रेफर करिएगा, टेररिस्ट वाली। How senior Pakistani military officers rushed to bid farewell to slain terrorists. This is strong evidence of state-sponsored terrorism. We will continue to take decisive steps to protect India and our citizens from every threat. So this is very clear that the government of Pakistan is under a watch. It has been given a leash. इसको हमने मौका दिया है, बट आप वॉच में हमारे हो, हम आपको वेरीफाई कर रहे हैं। ट्रस्ट अब हम आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट फैक्टर हैज गॉन आउट कंप्लीटली। इंडिया ने जिस तरह से विजडम में यूज किया है, आप कहेंगे उनके साथ चाइना खड़ी थी, टर्की खड़ी थी। सोशल मीडिया में बहुत सवाल देखता हूं, हमारे साथ कौन खड़ा था?
शक्तिशाली आदमी को किसी की जरूरत होती नहीं है, शक्तिशाली के साथ खुद ही लोग आते हैं, बोलने की जरूरत नहीं रहती है। आप टर्की के ड्रोन्स का हाल देखिए, आप चाइनीज एयर डिफेंस को, हिंदुस्तानी जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे और हमारी मिसाइल सिस्टम थी, उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लड़ाई हमारी हुई है पाकिस्तान से, मैसेज बहुत दूर दूर तक गया है। और जो सबसे बड़ा मैसेज गया है, जो कि सही में एक प्रशंसनीय मैसेज है, वो जिस तरह से भारतीय सिटीजन एक साथ रहे। मैं बार बार उस पर कहता हूं, हम कहीं भी हिले नहीं, हम कहीं भी डिगे नहीं। हमें अपनी गवर्नमेंट में विश्वास था, हमें अपने रिश्तों में विश्वास था, हमने कम्युनल हार्मनी पूरी तरीके से बना के रखी, डिस्पाइट जो प्रोवोकेशंस हमारे पास लगातार आ रहे थे। ये बहुत कमेंडेबल चीज थी। ये शो करता है कि एक देश जो है, डिफरेंसेस हर देश में होते हैं, परिवार में, घर के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, कौन कह सकता है कि डिफरेंसेस नहीं होंगे, बट उन डिफरेंसेस को मैनेज करना, ये मेच्योरिटी का साइन होता है। ये इंडिया ने डिस्प्ले किया है। मैसेज इज वेरी क्लियर। ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग एंड आई होप सर कि इसके बाद दूसरा मौका ना मिले सर इस पे बात करने के लिए, ये यहीं पे फिनिश हो जाए, क्योंकि दूसरा मौका आता है तब थिंग्स विल एस्केलेट टू वेरी हाई लेवल, वेरी हाई लेवल। एंड इंडिया हैज ए वेरी लॉन्ग बॉर्डर। आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर, आप कितनी डिविजन्स को नॉर्थ ईस्ट से हटा सकते हैं? चाइना के साथ जो डिविजन्स हमारी आर्मी की लगी हुई हैं, कितने डिविजन्स हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। 71 में जनरल मानिक शॉ का एक बहुत बड़ा रीजन था कि अगर आप समर में लड़ने चलोगे तो माउंटेन पे सारे स्नो जो है वो मेल्टेड है। चाइना अगर चाहेगा तो अपनी आर्मर डिविजन्स को मूव कर देगा, वो मूव करके आ जाएंगे। जाड़े में जाओगे, सब कुछ स्नो से भरा रहेगा, उनके लिए कठिन होगा। चाइना हिला नहीं था, ये बात अलग है। उसको अमेरिका ने भी, निक्सन ने भी बहुत कहा कि यू शुड इंटरवीन। चाइना चाइना इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करके दुनिया को उलझाए रहते हैं, इकोनॉमी पे फोकस करके दे आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जिस दिन वो अमेरिका को बीट कर देंगे, वो एक दूसरी कंट्री का उसका रूप देखिएगा, बट दैट इज फॉर हिस्ट्री। 99 में भी, कारगिल में भी, चाहे पाकिस्तान एंड वेरी हाई होप्स। वैसे दोस्त जो स्टेटमेंट देते हैं आपके लिए मदद को नहीं आते हैं, वैसे दोस्तों से आप लोग भी सीख लीजिएगा। उन दोस्तों से ना, वो 3 AM फ्रेंड्स खाली मैसेज करके वहां तक है तो उनको छोड़ दीजिए। जो दोस्त बिना फोन के आपके लिए मदद किया जाए, दोस्त वही होता है। दुनिया ने देखा कि हमने कैसे अपनी फोर्स को यूज किया, विजडम से यूज किया, और मजबूर किया उनको हमारे टर्म्स पे। ये कॉल उनका था कि अगर वो लड़ाई कंटिन्यू करते तो पाकिस्तान की समस्या बढ़ रही थी। तो ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ, एज इट स्टैंड्स नाउ, ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड। इंडिया इज लुकिंग टू अदर एवेन्यूज। वो तो चलता रहेगा। मैंने कहा ना, वो इतिहास ऐसा है उस देश का कि जब तक वहाँ सिविलियंस अपने मिलिट्री लीडरशिप को ओवरथ्रो नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि इससे दी एंड हो जाएगा। और सिविलियंस की भी लिमिटेशंस हैं, उनको भी एक तरीके से बांटा गया है। सो दिस स्टोरी गोज ऑन। आज के लिए थैंक यू सर।